हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार सक्सेना हूँ। अभी तक मेरा कोचिंग क्लासेस में आपका सदैव स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में हमने केमिस्ट्री के कक्षा 12 के दोनों चैप्टर विलयन और विद्युत रसायन दोनों को कवर किया और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश की। और उसके बाद अब हमारा जो केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर है वो है रासायनिक बलगतिकी। मतलब केमिस्ट्री का जो अध्याय 3 है वो रासायनिक बलगतिकी है। अब इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, उन टॉपिक्स को अपन धीरे धीरे टॉपिक वाइज एक के बाद एक स्टेप में अपन कवर करेंगे और कम से कम शब्दों में अच्छी से अच्छी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी। अब सबसे पहले हमें समझना है कि रासायनिक बलगतिकी होती क्या है, फिर इसके अंतर्गत अपन को पढ़ना क्या है। तो रासायनिक बलगतिकी जो है वो है कि इसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाएं सारी की सारी रासायनिक अभिक्रिया की दर और उसे प्रभावित करने वाले कारक अध्ययन यानी कि दर। मतलब रासायनिक बलगतिकी क्या है? रासायनिक बलगतिकी वो है जिसके अंतर्गत हम किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं की दर और उसे प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। तो इस चैप्टर में अपन रासायनिक अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, अभिक्रिया की दर क्या है, अभिक्रिया की दर को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, फिर अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अनुषंगता क्या होती है, दर क्या है, दर स्थिरांक क्या है, सारी चीज़ों को अपन धीरे धीरे स्टेप वाइज कवर करेंगे। आज कुछ टॉपिक्स को अपन कवर करेंगे, वो है रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या है और उसे प्रभावित करने वाले कारक क्या है। बलगतिकी आपको समझ में आ गई। रासायनिक बलगतिकी क्या है? इसमें हम वह अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं जिनकी रासायनिक अभिक्रिया की दर और उसे प्रभावित करने वाले कारक। मतलब रासायनिक बलगतिकी जो है वो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया की दर और उसे प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। अब देखो, इसमें जो सबसे पहले आती है रासायनिक अभिक्रियाएं, प्रकार कितने हैं। अगर हम अभिक्रिया की दर को बात करें तो इसी को कहते हैं वेग। अब इस आधार पर, वेग के आधार पर अभिक्रिया जो है वो 3 टाइप्स की है। कितनी है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली जो होती है वो आती है आपकी तीव्र अभिक्रिया। कौन सी? तीव्र अभिक्रिया। सबसे पहली अभिक्रिया जो आती है वेग के आधार पर, दर या वेग एक ही चीज होती है। तो अभिक्रिया वेग के आधार पर पहली कौन सी है? तीव्र अभिक्रिया। तीव्र का मतलब है जो बहुत तेजी से हो जाए, मतलब इतनी जल्दी जिससे हमें पता ना चले। जैसे पानी में अपन नमक घोले तुरंत घुल जाता है, हमें बिल्कुल कम समय लगे, इतना कम कि हम बिल्कुल अंदाजा ना लगा पाए। जैसे कि 10⁻⁻16 सेकेंड से 10⁻⁻12 सेकेंड जो तीव्र गति से हो, माने ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत तीव्र गति से होती हैं वो कहलाती हैं हमारी तीव्र अभिक्रियाएं। अब तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण देखें अपन। जैसे एक है AgNO3 प्लस NaCl, तो ये बनेगा AgCl प्लस NaNO3। मतलब सिल्वर नाइट्रेट का अगर सोडियम क्लोराइड से करा रहे हैं तो यहाँ बनेगा सिल्वर क्लोराइड और यहाँ बनेगा सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट। तो इस चीज़ को अपन को ध्यान रखना है कि ये, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आती है तीव्र अभिक्रिया में जो हमें ध्यान रखने योग्य बात है वो ये है, तीव्र अभिक्रिया के अंतर्गत जो नोट डाउन करके रखना है वो बात ये है कि आयनिक अभिक्रियाएं, आयनिक अभिक्रिया ये भी क्या है? तीव्र अभिक्रियाएं हैं। आयनिक अभिक्रियाएं भी कौन सी होती हैं? तीव्र अभिक्रियाएं। जैसे कि हम बात करें Ag प्लस Cl माइनस, तो यहाँ क्या बना? AgCl। तो क्या है? ये धनायन है और ये क्या है? ऋणायन है। तो आयनिक अभिक्रियाएं भी तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं। उसके बाद बारी आती है दूसरी अभिक्रिया की। तीव्र के बाद फिर कौन सी आती है? मंद अभिक्रिया। तो दूसरी अभिक्रिया जो है
वो है मंद अभिक्रिया। कौन सी है? मंद अभिक्रिया। अब देखो, तीव्र अभिक्रिया तो बहुत तेजी से खत्म हो गई। मंद अभिक्रिया इतनी धीमी होती है कि उसमें अपन समय की गणना करना कैसा होता है, कठिन होता है। मतलब हम उसमें समय की गणना नहीं कर पाते। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि लोहे पे जंग लगना, तो लोहे पे जंग लगती हुई दिखाई नहीं देती है। जब लोहे पे जंग लग जाती है तब उस चीज़ को हम देख पाते हैं कि हाँ अब जंग लग चुकी है। तो वो इतनी धीरे धीरे लगती है कि हमें पता नहीं चलता। तो उसको कहते हैं मंद अभिक्रियाएं, जो बहुत ही मंद गति से होती हैं। तो वो हो गई, एक तो हो गई कौन सी, लोहे पर जंग लगना। एक सेकंड एग्जांपल इसका और अपन ले लेते हैं, जैसे भूगर्भ में पेट्रोल का बनना, निर्माण होना, या अपन कहें अपनी भाषा में। जब पृथ्वी के अंदर पेट्रोल कैसे बनता है, लाखों सालों तक, करोड़ों सालों तक दबे रहने के बाद जो हाई प्रेशर पे जो चीज़ दब जाती है, जैसे पेड़ पौधे, सड़े गली हड्डियाँ वगैरह जो सब गल जाते हैं, दबे रहते हैं हाई प्रेशर पे टेम्परेचर, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब वो लाखों सालों तक दबे रहते हैं उसके बाद जब वो गल जाते हैं तो उनसे एक तरल निकलता है, जिससे अपना क्या है, पेट्रोलियम बनता है। तो वो कच्चा कह सकते हैं उसको अपन। तो एक क्या, उसमें भी बहुत समय लगता है। तो ये हो गई मंद अभिक्रिया। तीसरी जो अभिक्रिया आती है अपनी, थर्ड वाली, तो थर्ड अभिक्रिया जो है अपनी तीसरी, वो होती है सामान्य अभिक्रिया। सामान्य अभिक्रिया। अब देखो यहाँ, तीव्र तो हो गई तेजी से, मंद हो गई मंद गति से, तो सामान्य कौन सी है, जो ना तो तीव्र हो और ना ही कैसी हो, मंद। मतलब जो ना तो ज्यादा तेजी से हो और ना ही ज्यादा मंद गति से हो, कैसी हो, सामान्य हो, बीच की हो, ना तेज ना मंद। तो उसको बोलते हैं अपन सामान्य अभिक्रिया। जैसे H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI, मतलब हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये हो गई सामान्य अभिक्रिया। तो इस चैप्टर में पूरे रासायनिक बलगतिकी के अंदर हमें जिस चीज़ का अध्ययन करना है वो होता है सामान्य अभिक्रियाएं। ना तो हम इस चैप्टर में तीव्र अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ना ही किसका करते हैं, मंद अभिक्रिया को। हम इस चैप्टर के अंदर किसका अध्ययन करते हैं, पूरा का पूरा जो टॉपिक्स है उसमें जो अभिक्रियाएं होंगी वो कौन सी होंगी, सामान्य अभिक्रियाएं। तो ये तो थी बात किसकी, कि रासायनिक बलगतिकी क्या है और रासायनिक बलगतिकी के अंदर वेग के आधार पर अभिक्रियाएं कितनी होती हैं। तो एक तीव्र अभिक्रिया, एक मंद अभिक्रिया और एक सामान्य अभिक्रिया। तो ये हमारा जो टॉपिक था वो था रासायनिक बलगतिकी क्या है। रासायनिक बलगतिकी में जो वेग होता है या दर होती है उसके आधार पर अभिक्रियाएं कितनी होती हैं। तो 3 टाइप्स की हो गई। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या है और उसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। अभी हमने समझा कि रासायनिक बलगतिकी क्या है और अभिक्रिया की दर के हिसाब से या वेग के हिसाब से कितनी टाइप की अभिक्रिया होती है। अब हमारा मेन क्वेश्चन आता है कि दर क्या है, अभिक्रिया की दर समझेंगे। अब क्या समझेंगे अपन कि अभिक्रिया की दर या वेग क्या है। तो देखो, एक अभिक्रिया है जैसे कि हमने लिखा A प्लस बी और यहाँ पे कोई उत्पाद बन रहा है C प्लस डी, यानी कि इसको तो बोलते हैं अपन क्या, ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद है, या इसका एक नाम और है क्रियाफल भी कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं अपन, क्रिया कारक। अब देखो यहाँ पे, अब अभिक्रिया की दर का मतलब क्या है। जैसे कि हम एक बात करें, अगर हम किसी अभिक्रिया को करा रहे हैं शुरुआत में, तो शुरुआत में तो उत्पाद बनेगा नहीं, क्योंकि उत्पाद कब बनेगा, थोड़े टाइम बाद। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि थोड़े समय तक अभिकारक जो है वो सेम रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद अपन देखेंगे, जैसे शुरुआत में तो वो जीरो है, लेकिन कुछ समय बाद अगर हम देखते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, अभिकारक जो है बदलने लगता है और उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है और उस कंडीशन में क्या होता है, अभिकारक कैसा हो जाता है, खत्म। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज यहाँ से इसमें बदलती जाएगी उत्पाद में। तो उस कंडीशन में क्या होगा
कि इसकी सांद्रता कम होगी क्योंकि ये घटता जाएगा, और इसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। इसकी सांद्रता क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब कि अभिकारक की सांद्रता घटती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। ये बढ़ रही है, ये घट रही है, लेकिन कब? एक समय पर, एक समय अंतराल में। तो उस कंडीशन में क्या हुआ? अभिकारक की सांद्रता घटती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है किसका? अभिक्रिया की दर का। मतलब कि किसी भी अभिक्रिया की दर जो है वो सूक्ष्म समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन के बराबर होती है। या अपन अपनी भाषा में कहें, किसी भी अभिक्रिया की दर इकाई समय अंतराल में क्रिया कारक या क्रियाफल की सांद्रता में परिवर्तन के बराबर होती है। जैसे कि अपन फॉर्मूले वाइज लिखना चाहें तो दर या वेग इसका अभिक्रिया का बराबर होगा, ये तो होगा क्या? समय अंतराल, समय के हिसाब से बढ़ रही है। अब क्या हो रहा है? या तो वो क्रिया कारक में भी हो सकता है या फिर क्रियाफल, दोनों में। देखो यहाँ पे कमी हो रही है सांद्रता में, यहाँ बढ़ रही है, परिवर्तन दोनों साइड है। तो क्रिया कारक या क्रियाफल की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। यानी कि अपन कह रहे हैं कि किसी भी अभिक्रिया की दर सूक्ष्म समय अंतराल में क्रिया कारक या क्रियाफल की सांद्रता में परिवर्तन के बराबर होती है। सीधी सीधी भाषा है, फॉर्मूले से बन जाएगी। अब इसमें अपन को दो चीजें और समझनी है कि अभिक्रिया की सांद्रता में, अभिकारक की सांद्रता में तो हो रही है कमी और उत्पाद की सांद्रता में हो रही है वृद्धि। तो इस चीज को कैसे डिनोट करेंगे? इसको डिनोट करने का सिंबल ये है कि हम अगर अभिकारक की सांद्रता करें व्यक्त, अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन, तो अभिकारक में क्या आ रही है? कमी आ रही है। तो कमी को कैसे लिखेंगे? माइनस के डेल्टा ए बटे डेल्टा टी माइनस समय अंतराल, और यहाँ पे होगा माइनस के डेल्टा बी बटे डेल्टा टी। ऐसे ही सेम कंडीशन अगर हम उत्पाद के लिए ले रहे तो फिर यहाँ क्या है? वृद्धि हो रही है, मतलब कि डेल्टा सी बटे डेल्टा टी या डेल्टा डी बटे डेल्टा टी। यहाँ पे जो सांद्रता है उसके लिए ये सिंबल होता है। ये कक्षा 11 में साम्य स्थिरांक वाले चैप्टर में हमने पढ़ा होगा कि सांद्रता को एक बड़े कोष्ठक के अंदर व्यक्त किया जाता है, और सांद्रता की इकाई जो होती है वो क्या निकलती है? सांद्रता की इकाई जो होती है इसकी यूनिट, ये वाली चीज, सांद्रता की जो इकाई है वो होती है मोल प्रति लीटर। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अपन अभिक्रिया की दर की इकाई बनाएंगे। दर की इकाई क्या होगी? देखो, अभिक्रिया की दर की इकाई, दर की इकाई को बनाने का फॉर्मूला यही है। दर की इकाई कैसे बन रही? क्रिया कारक या क्रियाफल की सांद्रता में परिवर्तन। तो सांद्रता की इकाई क्या है? मोल प्रति लीटर। मतलब यहाँ क्या है? मोल प्रति लीटर बटे समय अंतराल क्या है? समय की इकाई क्या होती है? सेकंड। यानी कि ये बना मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड, या इसको अपन कह सकते हैं मोल लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1। तो दर की इकाई जो है वो अपनी कितनी निकली? मोल लीटर माइनस 1 या सेकेंड माइनस 1, या अपन इसको ही लिख दें मोल लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस के 1, या अपन इनवर्स कह लो या माइनस 1 कह लो, जो जैसा पढ़ना चाहे। तो ये हो गई हमारी अभिक्रिया की दर की इकाई। अब बारी आती है दर को, ये देखो यहाँ पे तो दर निकल गई, दर समझ में आ गई क्या है? दर क्या है?
किसी अभिक्रिया के क्रिया कारक या क्रियाफल की सांद्रता में परिवर्तन किसके साथ, समय के साथ परिवर्तन है, तो वो चीज़ कहलाती है क्रिया की दर या क्रिया का वेग। दर या वेग एक ही चीज़ है। अब बारी आती है हमारे क्वेश्चन की, जो है उसे प्रभावित करने वाले कारक। तो इसे मोस्टली 3 से 4 कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कि एक अपन ताप ले सकते हैं, एक ले सकते हैं क्रिया कारकों की सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्या क्षेत्रफल। तीसरा अपन ले सकते हैं अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता। और चौथा अपन ले सकते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति। ये 4 टॉपिक हमारे इसमें आ जाते हैं। अब देखो इसको एक एक चीज से समझें। सबसे पहला है कौन प्रभावित करता है, ताप। ताप कैसे प्रभावित करेगा, ताप का मतलब क्या है, जैसे कि हमने देखा होगा, घर में देखे अपन अपने डेली यूज में, अपन कोई चीज पानी को गर्म कर रहा है तो वो जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है। अगर उसका ताप और बढ़ा दोगे तो और जल्दी उबलने लगेगी, भाप बनने लगेगा पानी। मतलब अगर ताप बढ़ा रहे हैं तो वो क्यों उबल रहा है, इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि ताप जैसे ही बढ़ेगा तो उनके अणु जो है अंदर, उसमें क्या है, ऊर्जा जाएगी। ऊर्जा जाएगी तो वो गति करेंगे, जब जितनी जल्दी गति करेंगे उतनी जल्दी उसका अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। मतलब ताप की कंडीशन क्या है, ताप क्या कर रहा है, ताप उसकी गतिज ऊर्जा को बढ़ा रहा है, जिस वजह से उसका जो है क्या हुआ, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ताप एक प्रभावित करता है। दूसरी कंडीशन आती है सतह का क्षेत्रफल। अब सतह का क्षेत्रफल क्या, सतह का क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है, जैसे कि अपन किसी चीज को गर्म कर रहे हैं, अगर कोई अणु है, जैसे मान के चलो हम किसी चीज को पिघला रहे हैं, तो मान लो हम एक शक्कर का या खट्टा नमक होता है जो खड़ा वाला पत्थर टाइप के छोटे छोटे टुकड़ों में रहते हैं, उस चीज़ को अपन किसी चीज़ में पानी में घोलें तो उसको घोलने में टाइम लगेगा, लेकिन पिसी हुई चीज़ को पानी में घोलने में टाइम नहीं लगेगा। मतलब कणों का आकार जितना छोटा होगा, मान के चलो हम अगर एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं, इसकी बात करें सतह का क्षेत्रफल, तो इसके लिए अपन देखें, अगर हम इतने बड़े हिस्से को गर्म करें तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि नीचे से गर्म होगा, धीरे धीरे हीट करेंगे इसको तो धीरे धीरे गर्म होगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को अपन पीस दें, तो पीस कर जब अपन रखेंगे तो एरिया बढ़ जाएगा, क्योंकि कण छोटे छोटे हो गए। जब कण छोटे हो जाएंगे, एरिया बड़ा हो जाएगा, तो वो चीज़ क्या होगी, आसानी से गर्म हो जाएगी, आसानी से उसका वेग बढ़ जाएगा, जल्दी होगे, अणु जल्दी गर्म होंगे। तो कंडीशन है कि अगर सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अभिक्रिया और तेजी से होगी, क्योंकि उसके अणुओं में सभी में गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो उस कंडीशन में सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। 2 हो गए। अब आता है अभिकारक की सांद्रता। तो किसी भी अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया की दर के समानुपाती होती है। ये क्वेश्चन भी आपने कक्षा 11 की सामस्थिरांक वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। जो द्रव्यनुपाती क्रिया का नियम है, ये भी हम समझाएंगे अगले टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में। तो उसमें क्या है, द्रव्यनुपाती क्रिया का नियम क्या था कि किसी भी अभिक्रिया की दर उसकी क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। अब जब चीज़ हम जानते हैं कि जब कोई चीज़ समानुपाती है तो इसका मतलब है कि अगर दर बढ़ रही है तो उसकी सांद्रता बढ़ेगी, और सांद्रता बढ़ रही है तो उसकी दर भी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, समानुपाती हैं। तो इसके लिए क्या होता है, सांद्रता जो है, अभिकारकों की सांद्रता जो होती है वो दर के समानुपाती होती है। फिर आती है उत्प्रेरक की उपस्थिति। अब देखो यहाँ पे उत्प्रेरक समझो, उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक वो चीज होती है जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाती है या कम करती है, लेकिन अभिक्रिया में भाग कभी नहीं देती है। जैसे कि मान लो हम गैस पे नॉर्मली बात करें, अपनी बात हम घर में बात करें, डेली यूज में जो अपन लोग देखते हैं, घर में दूध गर्म कर रहा है गैस पे, तो जो उसकी आग होती है वो एक उत्प्रेरक का काम करती है। वो कभी बर्तन के अंदर तो जाती नहीं है, केवल उसको बाहर से गर्म करती है। तो माने कि हम जानते हैं कि उत्प्रेरक जो है वो किसी भी अभिक्रिया की गति को या बढ़ाएगा या कम करेगा। उत्प्रेरक 2 टाइप का होता है, वर्धक और विष। माने वर्धक जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा दे, और विष जो होता है वो अभिक्रिया की गति को
घटा दे। तो दो टाइप का है। उत्प्रेरक का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। अब जब सक्रियण ऊर्जा उसकी कम हो जाएगी तो उसके अणुओं का जो है वो अभिक्रिया की गति है वो बढ़ जाएगी। मतलब मोस्टली अपन को ध्यान क्या रखना है, उत्प्रेरक का काम क्या है, ये करता है सक्रियण ऊर्जा को कम करता है। क्या कम करता है, उत्प्रेरक। तो इस प्रकार से अभिक्रिया की जो गति है वो बढ़ जाती है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा कि रासायनिक बलगति क्या है, अभिक्रिया की दर क्या है, और वेग या दर के हिसाब से अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, और उसके बाद दर को, इस दर के बारे में ये सारी चीज़ें, और दर में जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बारे में। तो आशा है कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आप इसके बारे में कमेंट करें, जहाँ भी कोई दिक्कत आती है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई भी आपको मिलेगा। और माँ पीताम्बरा कोचिंग क्लासेस आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। और आगे के वीडियो के लिए आप इसको लिंक को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिचित में, दोस्तों में, अपने सह संबंधियों में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। धन्यवाद।